राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। तो हम आज के इस सत्र में ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस आयोग का गठन क्यों किया गया, जो संवैधानिक प्रावधान है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चुनौतियों का सामना ये आयोग कर रहे हैं उस पर भी हम आज के इस सत्र में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जहां पर एससी और एसटी को लेकर के बातें कही गई हैं। एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 341 है और 342 है, वहां पर जो है अनुसूचित जाति यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 341 है वह अनुसूचित जाति को लेकर के बातें करता है कि कौन समुदाय अनुसूचित जाति होंगे, और जो हमारा आर्टिकल 342 है वह अनुसूचित जनजाति को लेकर के बातें करता है कि कौन कौन से समुदाय जो हैं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। और यहां पर जो है अनुच्छेद 366 को भी आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्टली पूछा गया कि हमारे संविधान में अनुसूचित जनजाति कौन है, उसका डेफिनेशन जो है वो कहां दिया हुआ है कि किस समुदाय को हम लोग मानेंगे अनुसूचित जनजाति। तो याद रखिएगा कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 366 है वहां पर जो है अनुसूचित जनजाति कैसे परिभाषित होंगी, कौन जो समुदाय होंगे वह अनुसूचित जनजाति में आएंगे, उसकी प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, यानी कि यहां पर डेफिनेशन दिया गया है। और यहां पर यह कहा गया कि वैसी जनजातियां, जैसे हम बोल रहे हैं अनुसूचित जनजाति, तो उसका मतलब क्या है कि वैसी जनजातियां जिन्हें कि हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 342 है उसके अंतर्गत जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है उनको लागू करने के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। समझना है आपको यह है कि अनुच्छेद 366 जहां पर परिभाषा दी गई है कि कौन से समुदाय जो है अनुसूचित जनजाति होंगे और उन्हें किन तरह के जो है अन्य सुविधाएं हमारे संविधान में दी गई हैं। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको कि आपको डायरेक्टली याद करना है, एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम संविधान के अन्य प्रावधानों की बात करें जिसमें जो है एससी और एसटी समुदाय को जो है कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। तो आपको याद रखना है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है उसका चौथा भाग क्या कहता है कि जो हमारे देश के जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें एससी एसटी भी आते हैं, उसमें ओबीसी भी आते हैं। तो जो भी वर्ग पिछड़ा हुआ है उसके उत्थान के लिए क्या कर सकती है, सरकारें कुछ विशेष प्रावधान कर सकती हैं। तो यहां पर आपको अनुच्छेद 15 का जो चौथा भाग है उसको भी याद रखना है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 16 है उसका जो 4A है, पार्ट 4A अनुच्छेद 16 उसका जो है सबसेक्शन 4A, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई। यहां पर क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी राज्य की सरकार को यह लगता है कि जो सेवाएं वह प्रदान करता है, मतलब सरकार जो आपको सेवाएं प्रदान करती हैं उनमें जो है एससी एसटी समुदाय के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वह कम है। जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हमारे संविधान में इस बात की कोशिश की गई है कि सभी समुदायों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सरकार में होना चाहिए, सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उसमें होना चाहिए। और अगर किसी राज्य को यह लगता है कि जो सेवाएं राज्य के द्वारा दी जा रही हैं, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो नौकरी, सेवाओं का मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं, आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, वो भी क्या है, एक सर्विस है जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अगर वहां पर जो है एससी एसटी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन सही मात्रा में नहीं है तो यहां पर सरकारें क्या कर सकती हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती हैं। बार बार एग्जाम में जो है पूछा गया है अनुच्छेद 16(4)A को। इसी तरीके से अनुच्छेद 17 है जहां पर जो है अस्पृश्यता, उसे जो है क्या किया गया, अपराध घोषित किया गया, उसे एबॉलिश किया गया। अगर हम बात करें डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो उसका जो अनुच्छेद 46 है वो भी क्या कहता है कि हमारे समाज में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो समुदाय हैं, वो एससी एसटी हो सकते हैं, वह ओबीसी हो सकते हैं या फिर अन्य समुदाय हो सकते हैं, सरकारों को यह कोशिश करनी चाहिए कि उन समुदायों को विशेष सुविधा देकर के आगे लाया जाए। यानी कि सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि हमारे समाज का कोई भी वर्ग जो है विकास के रास्ते पर पीछे ना छूट जाए। देखिए हमारा संविधान जो है उसकी अगर हम भावनाओं की चर्चा करें तो उसमें क्या कहा गया कि सरकार जब भी कोई योजना लेकर के आती है, जब भी कोई कार्य करती है, तो उसे यह देखना चाहिए कि जो कतार में सबसे अंतिम व्यक्ति है, मतलब जो सबसे हाशिए पर है, उसे उस योजना का कितना फायदा हो रहा है। यही बातें जो है यहां पर अनुच्छेद 46 भी कहता है
कि सरकारों को यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे देश में वैसे समुदाय, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या फिर अन्य समुदाय हो, अगर वह विकास के रास्ते में पीछे छूटे हुए हैं तो उनका जो टोटल विकास है, मतलब सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, उसके लिए जो है सरकारों को कार्य करना चाहिए। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 335, उसमें भी यही कहा गया कि अगर संघ और राज्यों को जो है ऐसा लगता है कि जो उनके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं और जो पद वहां पर हैं, वहां पर जो SC ST की संख्या अगर कम है तो वहां पर सरकारों को इसे भरने को लेकर के कार्य करना चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 335 भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसको कि आपको अक्षर से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहां से संविधान में इन अनुच्छेदों को पूछा जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अनुच्छेद 330 की, आप सभी को याद होगा अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा और जो संसदीय क्षेत्र हैं, तो जहां पर भी SC ST समुदाय का क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, तो उन सीटों को हम क्या करेंगे, उनके लिए आरक्षित करेंगे। तो ये तो हमारा जनरल इलेक्शन को लेकर के हो गया, संसदीय क्षेत्रों को लेकर हो गया। अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि विधानसभाओं में भी जहां पर भी SC ST समुदाय की संख्या ज्यादा है, वैसे सीटों को आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए आरक्षित करना चाहिए। क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन भी जो है हमारे संसद भवन में, हमारी विधानसभाओं में हो सके। इसी तरीके से आपको याद होगा कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी वैसे सीट्स जहां पर SC ST समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, उन सीटों को हमने क्या किया है, आरक्षित किया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 243D और 243T को। 243D पंचायतों में और 243T नगर पालिकाओं में क्या करता है, वैसी सीटें जहां पर SC ST समुदाय की संख्या ज्यादा है, उन सीटों को क्या करता है, आरक्षित करता है। तो ये सारे प्रावधान इसीलिए किए गए हैं ताकि जो समुदाय पीछे छूट गए थे, हाशिए पर हैं, आजादी के बाद हम उन्हें हाशिए पर नहीं रहने दें, उनका भी विकास जो है अन्य समुदायों के साथ होना चाहिए। अब यहां पर हमने प्रावधान तो कर दिया, लेकिन प्रावधान सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमने योजनाएं तो बना दी, क्या उन योजनाओं का फायदा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें कौन से बदलाव करने चाहिए, इसकी व्यवस्था भी हमें करनी थी और संविधान ने जो है इसकी भी व्यवस्था की है। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 338 क्या कहता है कि जो भी प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं इन वर्गों के उत्थान के लिए, उसके लिए एक या तो हमें एक निकाय चाहिए या फिर कोई ना कोई पद चाहिए। तो जो अनुच्छेद 338 है वो ये कहता है कि एक आयुक्त होंगे, एक विशेष अधिकारी होंगे जो यह देखेंगे कि जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं या फिर जो सरकारी योजनाएं लेकर के आ रही हैं इन वर्गों के उत्थान के लिए, क्या ये सारी योजनाएं सही तरीके से धरातल पर लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो एक संवैधानिक संस्था को यहां पर निर्माण किया गया अनुच्छेद 338 के तहत, लेकिन वह एक सिंगल निकाय था, एक विशेष अधिकारी था जिसे हम आयुक्त बोलते थे, जो कि SC ST के कंडीशन को लेकर के राष्ट्रपति को क्या करता था, अपनी रिपोर्ट पेश करता था, अपनी राय जो है सरकारों को देता था। तो याद रखिएगा कि पहले से ही हमारे देश में जो है, या फिर कह सकते हैं हमारे संविधान में जो है, एक विशेष अधिकारी का जो है जिक्र किया गया है अनुच्छेद 338 में। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि 1978 में सरकार ने जो है एक संकल्प, सरकार का संकल्प का मतलब क्या होता है कि सरकार ने जो है संविधान में, संसद में जो है कोई भी बिल पास नहीं किया है, कोई अधिनियम पास नहीं किया है। सरकार को लगा कि हाँ, एक ऐसा आयोग होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो SC ST के उत्थान के लिए उसको क्या करे, अब रिकमेंडेशन दे, अपने सुझाव दे। तो यहां पर सरकार ने क्या किया 1978 में, अपने एक संकल्प के द्वारा, मतलब कैबिनेट की मीटिंग हुई होगी और सरकार ने जो है एक संकल्प पत्र जारी किया होगा कि हम एक आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग क्या करेगा, सरकारों को एडवाइस देगा कि किस तरीके से हम जो है हमारे देश में जो SC ST समुदाय हैं उनका जो है उत्थान कर सकें। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1978 में सबसे पहली बार सरकार ने एक आयोग का गठन किया था और नाम क्या दिया, आयोग का नाम जो अभी है उसी तरह का नाम दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग। लेकिन यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी। आपको ध्यान में रखना है कि आयोग जरूर बनाया गया बहुसदस्यीय, लेकिन उसके साथ साथ जो आयुक्त का कार्यालय था, जिसको मैं बोल रहा हूं कि विशेष अधिकारी, उसका कार्यालय भी चलता रहा, यानी कि उसे हटाया नहीं गया,
वो संस्था भी काम कर रही थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, एक आयोग का गठन किया जो कि सरकार को एडवाइस देगा एससी एसटी के उत्थान को लेकर के 1978 में। आगे चल करके सरकार ने क्या किया, 1987 में एक और संकल्प पत्र निकाला। मतलब जो आयोग था उसके कार्यों को यहां पर डिफाइन किया गया कि आखिर आयोग का कार्य क्या होगा, आयोग किस तरीके से काम करेगा। अब यहां पर जो है अभी तक जो है 1987 तक जो आयोग था वह जो है ना तो संवैधानिक आयोग था और ना ही सांविधिक आयोग था, क्योंकि सरकार के एक संकल्प द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो ना ही इसके पास संवैधानिक संस्था का कोई टैग लगा हुआ था, और चूंकि सरकार ने कोई अधिनियम अभी तक पास नहीं किया था आयोग को लेकर के, इसीलिए हम इसे कोई वैधानिक संस्था का भी टैग नहीं दे सकते। तो बस एक आयोग था, जैसे हमारा नीति आयोग है, ना तो वो संवैधानिक है और ना ही वो वैधानिक है। उसी तरीके से एक आयोग सरकार ने बनाया था जो कि सरकार को एससी एसटी समुदाय के उत्थान को लेकर के एडवाइस दे सकता था। लेकिन याद रखिएगा 1987 तक जो विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान में किया गया था उसे जो है वो भी बरकरार रखा गया था, जो कि एक संवैधानिक अधिकारी था। अब यहां पर सरकार ने क्या किया, 65वां संविधान संशोधन किया, 65th संविधान संशोधन 1990। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहां पर जब संशोधन किया गया तो जो आयोग सरकार ने बनाया था उसे जो है एक संवैधानिक दर्जा जो है यहां पर सरकार ने दिलाया। अब जो एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था, विशेष अधिकारी का निकाय, उसे जो है बहुसदस्यीय निकाय में क्या किया, सरकार ने बदल दिया। चूंकि वह संवैधानिक प्रावधान था, उसमें चेंज करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा, एक अमेंडमेंट करना पड़ा। 65th अमेंडमेंट बार बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि आखिर वो कौन सा अमेंडमेंट है जिससे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया या फिर उसका गठन किया गया। तो याद रखेगा 65th अमेंडमेंट। और यहां पर जो है बहुसदस्यीय प्रणाली बनाई गई जिसको पावर दिया गया कि वह जो है एक संवैधानिक संस्था के तौर पर कार्य करेगा। तो इस एक बहुत ही पावरफुल बॉडी का यहां पर निर्माण किया गया सरकार के द्वारा 65th अमेंडमेंट करके। अब यहां पर जो है क्या है कि दोनों समुदायों के लिए देखिए नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। अब बात यह है कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, दोनों को हम एक नहीं मान सकते। जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं और जो अनुसूचित जाति होते हैं, दोनों का जो सामाजिक स्थिति है वो अलग अलग है, दोनों के जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग हैं। लेकिन यहां पर एक ही संस्था बनाया गया था। अब यहां पर यह मांग उठने लगी बहुत सारे वर्गों के द्वारा कि हमें जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए, खास करके जनजाति जो हमारे अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए हमें एक अलग से आयोग बनाना चाहिए। अब यहां पर सरकार ने क्या किया, उनको भी ये लगा कि जब दो समुदाय अलग अलग हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं, डेफिनेशन अलग हैं, दोनों के प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो क्यों ना हम आयोग को जो है बांट देते हैं ताकि उनका काम भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब यहां पर जो है सरकार ने इसी उद्देश्य से 89th अमेंडमेंट किया 2003 में। और यहां पर क्या किया गया, 2004 में जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को दो भागों में बांटा गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। और यहां पर जो है ये जो संविधान संशोधन हुआ उसने दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद कह सकते हैं, एक अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में जोड़ा। मतलब पहले से तो हमारा अनुच्छेद 338 था ही, इसके बाद जो है संविधान में जोड़ा गया 338A। और जो हमारा अनुच्छेद 338A है वह क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन अनुच्छेदों को, प्री के लिए आपको याद रखना है। तो आपका जो है अभी के टाइम में जो अनुच्छेद 338 है वो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और जो हमारा अनुच्छेद 338A है वो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक और अनुच्छेद ऐड किया गया था 338B, जो कि नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी के लिए है, याद रखिएगा। तो यहां पर सरकार ने जो है 102 अमेंडमेंट 2018 में किया। और यहां पर जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ना, एनसीबीसी को ऐड किया गया। अनुच्छेद क्या ऐड किया गया, 338B। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पहले से ही नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी था, लेकिन वह एक संवैधानिक संस्था नहीं था बल्कि एक वैधानिक संस्था था। एक अधिनियम को पास करके 1993 में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बनाया गया था, लेकिन आगे चल करके इसे भी जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया 102 अमेंडमेंट।
और 338 भी याद रखना है, क्या है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। लेकिन आज के सत्र में हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी के ऊपर। लेकिन इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, एससी है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 338 में की गई है, उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर को लेकर के डिफाइन किया गया है कि जो संस्था होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, सदस्यों के क्या कार्य होंगे, उनके क्या पावर होंगे। यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये बात, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसमें यह कहा गया है कि टोटल 5 मेंबर होंगे। टोटल कितने मेंबर होंगे, 5। इसमें जो है एक होंगे आपके क्या, अध्यक्ष, दूसरा होगा आपका उपाध्यक्ष, और इसके अलावा 3 अन्य मेंबर। तो टोटल में कितने मेंबर होंगे, 5 होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अदर मेंबर। चूंकि यह संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इन सभी मेंबर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, सरकार के एडवाइस पर। तो राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी मेंबर को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। टोटल मेंबर याद रखना है 5, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। चूंकि यह अनुसूचित जाति के लिए आयोग है, इसलिए यहां पर यह कहा गया कि जो अध्यक्ष की योग्यता होगी वो ये होगी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने, जो खुद अनुसूचित जाति का हो, उस समुदाय से बिलोंग करता हो और उसने उस जाति के उत्थान के लिए जो है, उस समुदाय के उत्थान के लिए जो है कार्य किया हो। मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसके पास हो कि आखिर जो हमारे देश में एससीज हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे, एससी कम्युनिटी से ही होने चाहिए, जिनके पास उनके लिए कार्य करने को लेकर के क्या होगा, अच्छा खासा अनुभव होगा। यहां पर यह भी कहा गया कि जो 3 अन्य मेंबर होंगे, 3 अन्य मेंबर, उसमें से कम 2 मेंबर क्या होने चाहिए, अनुसूचित जाति के होने चाहिए। मतलब कि आयोग चूंकि उसी को लेकर के कार्य करेगा, तो सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, अनुसूचित जाति से ही होनी चाहिए। तो याद रखिएगा टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 5, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। यहां पर यह कहा गया कि अध्यक्ष उसी जाति के होने चाहिए, यानी कि अनुसूचित जाति के होने चाहिए, उपाध्यक्ष भी क्या होने चाहिए, अनुसूचित जाति के होने चाहिए, और अन्य सदस्यों में से कम 2 सदस्य जो हैं वो क्या होने चाहिए, अनुसूचित जाति से बिलोंग करने चाहिए, जिनके पास उनकी समस्याओं को लेकर के अच्छा खासा कार्य अनुभव हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर यह कहा गया कि जो यह आयोग होगा जिसमें 5 सदस्य होंगे, उसमें जो 3 अन्य सदस्य हैं उसमें से कम 1 महिला तो होनी ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी वहां पर हो सके। तो याद रखिएगा कि कम से कम एक जो अन्य सदस्य है वो जो है, कम से कम एक सदस्य क्या होनी चाहिए, महिला ही होनी चाहिए, ताकि जो अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाएं हैं उनका प्रॉब्लम्स भी वहां पर डिस्कस हो सके। तो थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो यहां पर यह कहा गया कि जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे या फिर जो अन्य सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो 3 वर्षों का होगा। 3 वर्षों की अवधि के लिए क्या हो सकते हैं, वहां पर नियुक्त हो सकते हैं। तो इन बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, लगभग दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम है। तो यहां पर अनुच्छेद 338A में जो है इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर आयोग में कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यताएं क्या होगी। सेम बात है यहां पर भी, क्या कहा गया कि टोटल कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। हाँ, इनके कार्य क्या होंगे, चूंकि एक नया आयोग बनाया गया था संविधान संशोधन करके, इसलिए सरकार ने जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य क्या होंगे, उनके सदस्यों की संख्या क्या होगी, उनके पास कितनी शक्तियां होंगी, इसको लेकर के जो है एक जो नियम है उसे पास किया। नाम क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि नियम 2004। और यहीं पर चर्चा की गई है कि जो नया आयोग बनाया गया है संविधान संशोधन करके, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसमें कितने मेंबर होंगे। तो याद रखिएगा इसके तहत यह कहा गया कि 5 मेंबर होंगे आयोग में, सभी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और वही बात कि जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कम से कम 2 मेंबर क्या होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति
से बिलोंग करने चाहिए, जिनके पास उस जाति को लेकर के, उसके उत्थान को लेकर के कार्य करने का एक अच्छा खासा अनुभव हो। प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इनके उत्थान के लिए क्या करता हो, काम करता हो। अगर आप उनके लिए काम करते होंगे तभी तो आपको पता है कि हां, अनुसूचित जाति के लिए या फिर अनुसूचित जाति के लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या कमियां रह गई हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिनको कि इन वर्गों के उत्थान को लेकर के कार्य करने का अच्छा खासा अनुभव हो, उसे हम यहां पर क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। पदावधि भी वही है, 3 साल। मतलब जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और जो अंश सदस्य होंगे वो क्या होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, 3 वर्षों का होगा। जो बातें मैंने वहां पर कही कि कम से कम एक अंश सदस्य क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, तो यहां पर जो है वही बात कही गई कि हम जो अंश सदस्य होंगे, 3 अंश सदस्य, वहां पर एक जो सदस्य होंगी वो क्या होंगी, कम से कम महिला तो होनी ही चाहिए। तो लगभग लगभग सिमिलैरिटी है। अगर आप एक को याद कर लेते हैं तो दूसरा भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहां पर नियुक्ति को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मान लीजिए अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं। इसको लेकर के जो हमारा नियम है वो ये कहता है कि जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो अन्य सदस्य हैं, उनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं। देखिए क्या है, यहां पर कहा गया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं वे जो हैं 2 पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जो नियम है वो ये कहता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अध्यक्ष का कार्यकाल आज खत्म हो गया तो क्या हो सकता है कि उन्हें पुनः नियुक्ति तो की जा सकती है, लेकिन 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं। यानी कि एक बार और आप क्या कर सकते हैं, उनको नियुक्त कर सकते हैं, उसके बाद उनकी पुनः नियुक्ति जो है नहीं हो सकती। तो यहां पर हमने चर्चा कर ली कि आखिर जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST है उसका निर्माण कैसे हुआ। सारे के सारे संवैधानिक प्रावधानों को हमने देख लिया। अब इनकी शक्तियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इनके कार्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है कार्यों से आपसे पूछे जाते हैं प्री में। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि देखिए बनाया किसके लिए गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए। यानी कि सबसे पहली बात आपको यह याद रखनी है कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं इन समुदायों के विकास के लिए, या फिर सरकार जितनी योजनाएं चलाती हैं SC और ST के लिए, वे धरातल पर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका फायदा जो है इन समुदायों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी जांच कौन करेगा, तो इन आयोगों के द्वारा की जाएगी। आयोग क्या करता है, एक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को पेश करता है, चाहे वह नेशनल कमीशन फॉर SC हो, चाहे वह नेशनल कमीशन फॉर ST हो, और अभी नेशनल कमीशन फॉर OBC भी जो है क्या बन गया है, संवैधानिक संस्था बन गया है। तो ये तीनों संस्थाएं क्या करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं हर वर्ष। एक बात आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब कोई रिकमेंडेशन नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST के द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है, अगर सरकार उस बदलाव को मान लेती है तो ठीक है, अगर सरकार उन बदलाव को नहीं मानती है तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह बताए राष्ट्रपति को कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमने जो है नेशनल कमीशन फॉर SC या फिर ST के रिकमेंडेशन को नहीं माना। तो बहुत ही संक्षेप में आपको समझ लेना है कि राष्ट्रीय जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST है, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको देखता है, उनको परखता है, जो उसमें चेंजेस हो सकती हैं उनको लेकर के सरकार को एडवाइस देता है। आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, क्योंकि यह क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। अब यहां पर जो है जो अनुसूचित जनजाति आयोग है जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 338A में, उनको कुछ और पावर दिए गए हैं, आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए पावर हैं। यहां पर यह कहा गया, मान लीजिए कोई योजना चल रही है, जंगलों में एक योजना चलाई गई, मतलब वहां पर जो है आपको क्या करना है, कोई खनन का काम करना है, कोयला निकालना है, आयरन ओर निकालना है, तो विस्थापित होंगे वो जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, जो कि अमूमन क्या होते हैं, अनुसूचित जनजाति, तो उनका विस्थापन होगा। और जब भी किसी समुदाय का विस्थापन होता है, किसी एरिया के लोग का विस्थापन होता है, तो सरकार क्या करती है, उन विस्थापितों के लिए कोई योजना लेकर के आती है। अब यहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को यह कार्य सौंपा गया है कि वह यह देखे कि जो योजना चलाई जा रही है उसका असर, जो राहत पैकेज सरकार दे रही है वो काफी है या नहीं है, और इसको लेकर के भी आयोग क्या करेगा, सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। यानी कि अगर कोई विकास परियोजनाएं चल रही हैं और उससे कोई अनुसूचित जनजाति डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेस होने के कारण उससे अगर प्रॉब्लम हो रही है, सरकार जो है उन्हें सही मुआवजा नहीं दे रही है, तो इसकी जांच करने का काम भी किसके पास है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल
ट्राइब के पास है। याद रखिएगा, जो अतिरिक्त कार्य दिए गए हैं उससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए कोई एक घटना घटी है जो कि शेड्यूल ट्राइब से या फिर शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर चूंकि यह नेशनल कमीशन है उन लोगों के लिए, तो उसे यह पावर दिया गया है कि वह उस घटना की जांच कर सकती है, या फिर जो जांच चल रहा है या फिर जो केस चल रहा है कोर्ट में उसकी वो जांच कर सकती है। और कहा जाता है कि जो शिकायतें उनके पास आती हैं उसके जांच करने के मामले में आयोग के पास क्या होता है, एक सिविल कोर्ट की तरह राइट होता है। कोर्ट क्या कर सकता है, मान लीजिए पुलिस जांच कर रही है किसी घटना की, तो कोर्ट क्या करता है, पुलिस को तलब कर सकता है, पुलिस से यह स्टेटस पूछ सकता है कि आखिर जांच कहां तक पहुंची, उससे जुड़ी फाइलों को क्या कर सकता है, कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। वो सारे पावर जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी के पास हैं। तो अगर कोई घटना घटी है इन समुदायों के साथ, तो जांच कैसे चल रही है, दस्तावेज कहां है, गवाह क्या है, गवाह जो है उनको भी बुलाने का पावर किसके पास है, नेशनल कमीशन के पास है। इसीलिए कहा जाता है कि इस आयोग के पास जो है जांच के मामले में सिविल कोर्ट की जो पावर है वो सारे पावर इसको दिए गए हैं। बहुत बार जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किन किन मामलों में जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी एनएसटी के पास सिविल कोर्ट के राइट होते हैं। तो क्या कर सकता है कि वह भारत के किसी भाग में जाकर के जो जांच चल रही है उसको देख सकता है, पुलिस से रिपोर्ट मांग सकता है, अदालत से भी पूछ सकता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, दस्तावेज कहां है। तो इन सभी बातों की जांच जो है वो कर सकता है। क्या कहा गया, सार्वजनिक रिकॉर्ड को देख सकता है। अब ये तो पावर सिर्फ एक कोर्ट को होता है और ये पावर किसको दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चुनौतियां। हमने सब कुछ देख लिया कि क्यों बनाया गया, आयोग के सदस्य कौन होते हैं। चुनौतियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मार्च के महीने में जो है एक न्यूज आया, और न्यूज में क्या, एक संसदीय समिति ने जो है वह संसद में एक बात कही कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने पिछले 4 वर्षों से जो है जो वार्षिक रिपोर्ट वह सौंपता है राष्ट्रपति को, उसने जो है 4 वर्षों से जो है वो रिपोर्ट नहीं सौंपी है। मैंने आपको कहा ना, राष्ट्रपति को अपने एक रिपोर्ट सौंपता है, लेकिन यहां पर जो हालिया रिपोर्ट आया है उसमें क्या कहा गया, पिछले 4 वर्षों से, 1-2 वर्षों से नहीं, आप कोविड का बहाना भी नहीं बना सकते, पिछले 4 वर्षों से जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने क्या किया है, अपना रिपोर्ट संसद के सामने यानी कि राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं दिया है। तब एक संवैधानिक संस्था होते हुए भी उसको डिसफंक्शनल कर दिया गया है। यहां पर रिपोर्ट क्या कहती है, आयोग जो है 2021-22 में आयोग की जो बैठक है वह सिर्फ 4 बार हुई है, वह सिर्फ 4 बार हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था, सिर्फ 4 बार उसने बैठक की है। और यहां पर जो शिकायत उनको मिलती हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी के पास जो शिकायतें आती हैं उनमें से भी यह कहा गया है कि जो 50% शिकायतें हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामले क्या हैं, लंबित हैं। कारण क्या है, उनके पास स्टाफ नहीं है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। देखिए, ये चुनौतियां समझना आपको बहुत ही जरूरी है जब आप सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर किन चुनौतियों का सामना जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी के द्वारा किया जा रहा है। यह डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर कुछ क्वेश्चन है। 243T में क्या प्रावधान किया गया। 243T जो है, मैंने कहा कि जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर जो अगर एससी एसटी समुदाय की संख्या ज्यादा है तो वहां पर उन सीटों को क्या करना चाहिए, एससी एसटी समुदाय के लिए आरक्षित करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस पूरे वीडियो को फिर से एक बार देखिए, सारी बातों पर हमने चर्चाएं की हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।